रुपए तक की अपसाइड के टारगेट्स होंगे। तो ज्यादातर ट्रेड्स जो आए हैं वो तेजी की तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं, बारिंग LIC हाउसिंग फाइनेंस, जिस पर एक सेल साइड का आइडिया आपने सुना। लेकिन अब बात 18वीं मोतीलाल ओसवाल एनुअल ग्लोबल इन्वेस्टर्स कॉन्फ्रेंस की। इस कॉन्फ्रेंस में दरअसल देश दुनिया के FIIs, दिग्गज निवेशक और कंपनियां शामिल हो रही हैं। और हमारे साथ एंजल वन के CMD दिनेश ठक्कर जुड़ रहे हैं सीधे कॉन्फ्रेंस से। ठक्कर साहब, शुक्रिया CNBC आवाज के लिए समय निकालने के लिए। आई एम श्योर आपके लिए भी काफी एक्साइटिंग होगा, क्योंकि पोस्ट कोविड इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस मोतीलाल खुद ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो आपको मौका मिला है कई लोगों से रूबरू होने का। एक पल्स मुझे बताइए, किस तरह का पार्टिसिपेशन आपने आसपास में देखा है? और आजकल ये चर्चा खूब होती है कि FIIs भारत पर क्या नजरिया बना रहे हैं। जिन लोगों से आपने बातचीत की, भारतीय मार्केट्स के प्रति कितना इंटरेस्ट बढ़ रहा है? क्योंकि उस सवाल के पीछे ही जुड़ा हुआ है मेरा अगला सवाल, जो बताएगा कि एंजल वन के लिए कितने और सुनहरे मौके देखने को मिलेंगे बिजनेस को ग्रो करने के लिए। एक पल्स दीजिए पहले प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये इस टाइप के कॉन्फ्रेंस तो कोविड के पहले देखते थे, काफ़ी बड़े कॉन्फ्रेंस एंड ऑल दैट, और अब की बार इतना सारा रिस्पांस देखते हुए लगता है कि इंडिया स्टोरी में काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। यहाँ पे करीबन 900,000 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं, FIIs एंड ऑल दैट। जब उनसे बात करते एक बात क्लियर है कि उनको इंडिया स्टोरी में ज़्यादा ट्रस्ट है। वन बिकॉज यहाँ के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। उनको ये लगता है कि नेक्स्ट 5-10 ईयर्स का अगर स्टोरी देखें, जो चाइना में हुआ था विच वॉज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, इंडिया मोस्ट प्रॉब्ली लगभग उस स्पीड के हिसाब से रिप्लेस करेगा चाइना को। बिकॉज आप देखोगे लास्ट 2 साल से इंडिया का परफॉर्मेंस बाकी सब ग्लोबल मार्केट से, इकोनॉमी से काफ़ी अच्छा रहा है। तो ओवरऑल सेंस काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी एंथुसियाज्म है समझने के लिए इंडियन कंपनीज़ और इंडिया में जो हो रहा है उसमें। जो आप इंटरेस्ट देखोगे कि माइनस लाइक यूरोप एंड US, जहाँ पे वो लोग अभी भी इतने पॉजिटिव नहीं हैं, बट इंडिया स्टोरी को लेके दे आर थिंकिंग अबाउट इन्वेस्टिंग बिग इन इंडिया। सो दैट्स अ बिग डिफरेंस आई एम सीइंग राइट नाउ। तो इस बिग इन्वेस्टमेंट के पीछे फिर डोमेस्टिक निवेशक, जिन्होंने दरअसल इस रैली में सबसे ज्यादा पैसे लगाए हैं, स्पेशली कोविड एरा के दौरान, और अभी भी हम देख रहे हैं रिटेल निवेशकों का, HNIs का पार्टिसिपेशन काफी तगड़ा है, उनका कॉन्फिडेंस आपको कितना और मजबूत होता हुआ दिखाई दिया है? मुझे लगता है कोविड के बाद में जो अगर अपना ये फंडामेंटल अपना ये सपोर्ट जो मिला है इस मार्केट को, रिटेल से मिला है। पहले मैं तो इस मार्केट में 25-30 साल से हूँ। जब भी रिटेल इन्वेस्ट जोरों से करता था तो कहा जाता था मार्केट का टॉप बन जाता था। बट अब की बार पहली बार देखा हुआ है कि बॉटम से लेके, जैसे कोविड का रिएक्शन देखा, मार्केट घटा था, रिटेल ही था जो मार्केट में आया था और काफ़ी अच्छे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट किया। और अब लास्ट ईयर देखोगे FIIs ने करीबन 1,30,000 करोड़ का माल बेचा और टोटली एब्जॉर्ब हुआ रिटेल पार्टिसिपेशन जो म्यूचुअल फंड थ्रू आया। ऐसा बहुत रेयर देखा गया है कि अपना ये FIIs की इतनी बड़ी सेलिंग, और अभी भी मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। आप अगर याद करोगे 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में जब FIIs ने कुछ 40-50 हज़ार करोड़ का माल बेचा था और मार्केट 50% टूटा था। अब की बार उन्होंने उससे डबल माल बेचा है और पूरा का पूरा माल DI थ्रू अपना ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने एब्जॉर्ब किया है। तो मुझे लगता है कि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि रिटेल का जो इन्वेस्टमेंट है वो स्ट्रक्चरल है और काफ़ी रेगुलर इंटरवल्स पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये अपना ये काफ़ी एक बड़ा चेंज देखने मिल रहा है इस इंडस्ट्री में। जो हम पहले देखते थे कि रिटेल का इन्वेस्टमेंट सिक्लिकल होता था, अगर FIIs बेचती थी तो रिटेल भी उसको फॉलो करता था। अब की बार पहले बार है कि दे आर नॉट वरीड अबाउट FIIs सेलिंग, एंड इनफैक्ट FIIs इज़ वरीड अबाउट दैट। मार्केट को काफ़ी स्टडी रखा है रिटेल ने, और अब जब फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं मार्केट में, जब वो मार्केट में वापस आएंगे तो हम समझ सकते हैं कि मार्केट की लेवल्स क्या होगी। ठीक है साहब, वाकई अगर आप देखें, बहुत सारे अगर आप देखें आपने पॉइंट्स गिनवाए, और जब हम कहते हैं कि इंडिया इस वक्त ज़्यादा अच्छी स्थिति में है, परिस्थिति में है वर्सेस अगर आप देखें रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड,
तो वो 2-3 चीज़ें बातें क्या हैं जिसके आधार पे आप कहते हैं कि वी आर बेस्ट इन द वर्ल्ड? देखिए, हमारा एनपीए साइकिल काफ़ी, अगर आप देखें, मजबूत है इस वक्त। हमने पूरे पिछले 4 महीने के कमोडिटीज़ के प्रेशर को बहुत अच्छी तरीके से झेल लिया। आपके मुताबिक वो क्या 2-3 बिंदु हैं जो कि इस कॉन्फ्रेंस में भी हाईलाइट हुए और जिसको एक बेस बना के आपको अपने आगे का निवेश और आपके आगे की निवेश की रणनीति को लेके चलना चाहिए? देखो, एक बात तो इंडिया ने 2015 से ये फिस्कल टाइटनिंग जो शुरू किया उसका डिसिप्लिन आज तक मेंटेन किया हुआ है और ये एक काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट है। इन्फ्लेशन को काफ़ी कंट्रोल में रखा हुआ है। तो इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता था इन्फ्लेशन। सेकंड, आप देखोगे ये पूरे फेज़ में कंपनियों की बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। बैंक की बैलेंस शीट देखो, प्रोविज़न काफ़ी ज़्यादा किए हुए देन जो हम डिफ़ॉल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस टाइप का सिचुएशन कभी भी इंडिया में नहीं देखा हुआ था, जहाँ पे गवर्नमेंट का फिस्कल अपना ये फिस्कल पॉलिसीज़ आर केप्ट टाइट, इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल। इफ़ यू कंपेयर टू ग्लोबल इन्फ्लेशन जिस ढंग से बिल्कुल अनकंट्रोलेबल है, यहाँ पे इंडिया में काफ़ी अपना ये दिख रहा है कि अभी कमोडिटी के प्राइसेस भी, फूड ग्रेन्स के प्राइसेस भी नीचे हो रहे हैं। सेकंड, जैसे मैंने कहा था, कॉर्पोरेट बैलेंस शीट इतनी स्ट्रॉन्ग तो कभी हमने नहीं देखी और बैंक्स जो है अंडर लिवरेज है। अभी क्रेडिट साइकिल तो अभी शुरू हुई है, तो अब की बार ये लगता है कि ये ग्रोथ में वी विल सी लेस ऑफ एनपीएस एंड प्रॉपर स्ट्रक्चरल ग्रोथ। तो ये लगता है कि आप कंपेयर करोगे बाकी सब देशों से, अपनी स्टोरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अच्छा सर, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि यहाँ से आगे चलते हुए, आई मीन, आप अपने क्लाइंट बेस को भी अगर आप देखें एडवाइस देते हैं, आप देश को अगर आप देखें इस मंच पर आके एडवाइस भी दे रहे हैं, आपका सबसे स्ट्रॉन्ग, अगर मैं पूछूँ सर ठक्कर साहब, कि कन्विक्शन एरिया कौन सा है? आज बाज़ार में बहुत सारी चीज़ें चल भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं भी चल रही हैं, फॉर इंस्टेंस बैंक्स एंड फॉर इंस्टेंस आईटी एज वेल। आपका सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन क्या है सर, जब आपने इन क्वार्टरली अर्निंग्स को देखा, जब आप आगे बढ़े, आप इस कमोडिटी साइकिल के प्रेशर को देख रहे थे, यहाँ से जब हम इमर्ज होकर बाहर आए हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन कहाँ पर है आपका? 2-3 सेक्टर काफ़ी अच्छे लगते हैं। जैसे मैंने कहा, एक बैंक तो काफ़ी अच्छा लगता है, क्रेडिट ग्रोथ तो अभी होना शुरू हुआ है, अभी इट्स जस्ट द बिगिनिंग आई वुड से। और आप बैलेंस शीट देखोगे, बैंक की इतनी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट कभी भी अपने बैंक्स की देखी नहीं, तो काफ़ी बड़ा ग्रोथ मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर में लग रहा है। अगर आप देखोगे, फार्मा सेक्टर भी काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। तो ओवरऑल ये 3-4 स्ट्रक्चर जो मेन अपना ये मेन सेक्टर्स है इंडिया के, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट क्योंकि हम मोस्टली रिटेल क्लाइंट में डील करते हैं, तो हमारा मानना ये है कि रिटेल इन्वेस्टरों को 1-2 सेक्टर की तरफ नहीं देखना चाहिए, एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। बिकॉज क्या होता है, जो सेक्टर अच्छे नहीं हैं आज, उनकी वैल्यूएशन भी अच्छी है। तो ओवरऑल अप्रोच ये रहेगा, जो मैंने सेक्टर्स कहे वो अच्छे लग रहे हैं, बट उसके बावजूद भी अगर इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखेगा और मोस्टली मैं कहूँगा कि निफ्टी स्टॉक्स, ये सारे अपने ये जो इंडाइसिस है उनके स्टॉक्स लेगा ना, तो काफ़ी सेफ रहेगा। मैं रिटेल निवेशक से ही जुड़ा हुआ अगला सवाल दिनेश जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने कहा आपकी कंपनी वो रिटेल क्लाइंट्स पर ही फोकस कर रही है। हाल फिलहाल जो ताज़ा डेटा आया था कि अब भारत में 10 करोड़ से ज़्यादा डीमैट अकाउंट है, विच इज़ क्वाइट अ बिग नंबर इन इटसेल्फ। इसमें से आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं? और मुझे ये बताइए, इस रिटेल पार्टिसिपेशन के तेज़ी से बढ़ने के चलते आप अपने मार्केट शेयर को कितना ग्रो होता देख रहे हैं? क्या स्ट्रैटेजी रहेगी एंजल वन की इस पर्टिकुलर वेव को राइड करने की? अभी टोटल आप क्लाइंट बेस देखोगे 10 करोड़ है, म्यूचुअल फंड के फोलियोज देखोगे अराउंड 9 करोड़ है, उसमें करीबन लगभग अपना ये 1 करोड़ से भी ऊपर हमारे क्लाइंट बेस है। और क्लाइंट बेस का आप ग्रोथ भी देखोगे कि एवरी ईयर अराउंड 4 से 5 लाख का न्यू कस्टमर बेस एंजल वन में ऐड होता है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि इंडस्ट्री लग रही है कि अपने ये 10 करोड़ अपने ये अकाउंट्स है, बट इसमें एक्टिव अकाउंट देखोगे आज भी करीबन 35-40% सिर्फ एक्टिव अकाउंट है। तो अभी भी ग्रोथ जो मुझे लग रहा है रिटेल में काफ़ी बाकी है। अगर आप कंपेयर करोगे चाइना, कोरिया में, जहाँ पे 15%, 16% पॉपुलेशन अपना ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, और यूएस देखोगे तो अराउंड 60-65% है। तो उस हिसाब से इंडिया देखोगे, अगर मैं एक्टिव अकाउंट देखूंगा आज भी 3% का पेनिट्रेशन है।
तो ये स्टोरी मुझे लगता है अभी भी काफ़ी अपना ये स्ट्रॉन्ग है, और जब तक सारे अकाउंट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता है तब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी ये जर्नी टुवर्ड्स लाइक फाइनेंशियलाइजेशन या यूथ को गाइड करना कि ये एसेट क्लास काफ़ी अच्छा है वो कंप्लीट होता है। आई थिंक दैट ये स्टोरी जस्ट स्टार्ट हुई है बिकॉज ऑफ डिजिटाइजेशन। लोग स्मॉल सेविंग्स डाल रहे हैं, बट मुझे ये लगता है कि लुकिंग एट परफॉर्मेंस ऑफ दिस एसेट क्लास फॉर नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स, अपनी इंडिया में ये इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट यहाँ से काफ़ी हद तक बढ़ेगी। और ये जो हम देख रहे हैं वो तो जब शुरुआत है। ये जो अकाउंट्स खुले अपने ये 10 करोड़ अकाउंट, उसमें भी सेविंग आना बाकी है, और बाकी भी जो मुझे ग्रोथ लग रहा है, आप पैन कार्ड देखोगे करीबन 45 करोड़ पैन कार्ड है। तो नथिंग स्टॉप्स पीपल फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इक्विटी। आप इक्विटी देखोगे उसने आज तक करीबन 14 या 15% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। ऐसा कोई एसेट क्लास नहीं है जो 14-15% का रिटर्न करीबन 25-30 ईयर से देता आया है। और ये इरा में देखोगे जहाँ पे इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, एफडी से ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलते हैं, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा यूथ इस मार्केट में आएगा और इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपका अब की टारगेट ऑडियंस क्या मिलेनियल्स ही हैं ठक्कर साहब? और लार्जली कौन से नए शहर, किस तरह के कहाँ पर आप ज्यादा बिजनेस को एक्सपैंड होता देखते? क्योंकि 10 साल पहले जब हम बात करते थे तब लार्जली इक्विटी मार्केट का कल्चर अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे बेसिस में हुआ करता था, मेट्रोज तक रिस्ट्रिक्टेड था। वो कितना और पेनिट्रेट हुआ है? और जब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं तो किस तरह की ज्योग्राफीज को आप टारगेट कर रहे हैं, किस तरह के ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं? सही है। पहले आई एम टॉकिंग अबाउट डिजिटाइजेशन के पहले 2015 के पहले सिर्फ अर्बन और टियर 1 मोस्टली इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते थे, तो ब्रांच ऑफिसेस। पर डिजिटाइजेशन के बाद में आप देखोगे इंडिया की 97 अपना % पिन कोड पे अकाउंट खुलते हैं। और ऐसे नहीं कि हम सिर्फ टारगेट करते मिलियनियल को, बल्कि मिलियनियल का क्या है कि अपना ये डिजिटल यानी कि स्मार्टफोन यूज़ करना, सोशल मीडिया में अपना चेक करना इक्विटी मार्केट कैसे लगता है, उनके लिए काफ़ी इजी है। तो हम टारगेट नहीं करते, बट मोस्टली जो ऑडियंस हमारे पास आता है वो करीबन 25 से लेके 28 के एज में स्वीट स्पॉट है हमारा। और जब हम टारगेट करते हैं हम ऐसे नहीं सोचते कि कौन से पिन कोड में, हमारे टोटल एक्विजिशन अक्रॉस इंडिया होती है। पर अच्छी बात यह है कि अक्रॉस इंडिया सभी जन पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब आप देखोगे 95% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं, नए अकाउंट जो खुलते हैं, वो टियर 2, टियर 3 और बियॉन्ड सिटी से आते हैं, जो पहले कभी ऐसा ट्रेंड देखा नहीं गया था, 95%। और अब देखोगे नए जो कस्टमर बेस अपना ये मार्केट को जुड़ा है, 78% जो लोग हैं वो डिजिटल ब्रोकर के थ्रू आए हैं। तो जो भी आप एक्सपांशन देख रहे हो इस इंडस्ट्री में 3 साल से, मेजॉरिटी कंट्रीब्यूशन 75% डिजिटल प्लेयर ने किया है, जो कि करीबन 3 या 4 प्लेयर ही है। ऑल द वेरी बेस्ट ठक्कर साहब। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगी, आप और भी लोगों से वहाँ पर मिलेंगे, आपसे फिर मुलाकात ज़रूर होगी। कंग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस एंजल वन का रहा है। और जिस तरह की रिटेल स्टोरी की पेनिट्रेशन की आप बात कर रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज्ड की और डीपन होती हुई दिखाई देगी। ये है दिनेश ठक्कर, एंजल वन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, सीधे मोतीलाल ओसवाल की उस 18वीं मैजिक कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ जुड़ते हुए, जिन्होंने कहा कि मार्केट के प्रति लोगों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है और खासतौर रिटेल निवेशकों का भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक बार स्टॉक्स दिखा दीजिएगा, मोतीलाल ओसवाल का शेयर, एंजल वन का शेयर, क्योंकि ये वो ट्रेड्स हैं जो नॉर्मली तेजी वाले मार्केट में चलते भी हैं। इनफैक्ट CDSL, BSE में भी हमने देखा था हाल फिलहाल में कुछ एक्शन नजर आया था। इस बीच चलिए ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। और इनफैक्ट शरद अवस्थी का ट्रेड बाकी है और विकास सालुंके भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? कोई खास स्टॉक जो आपने चुना हो? जनरली हमारा बाई ऑन डिप्स ही है अभी भी अप्रोच, और हमें लगता है वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। यूनाइटेड फॉस्फोरस इन वैल्यूएशंस पे मुझे काफी अच्छा लगता है। हमें लगता है लॉन्ग टर्म टारगेट्स आसानी से 850 से 900 रुपए के आसपास होने चाहिए। तो थोड़ी करेक्शन आ भी गई है स्टॉक में, तो इन वैल्यूएशंस पे ये स्पेस काफी अच्छी लगती है। UPL में डिप पर खरीदारी की सलाह, स्टॉक आज देखिए 1.5% ऊपर। विकास सालुंके, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का। गुड आफ्टरनून हर्षदा। मुझे लगता है कि ITC में एक